नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश की हम दो शाखाएं, जबकि टोटल 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाओं में से आज का हमारा जो टारगेट है वो 2 शाखाएं लेंगे, और वो है मंडोर शाखा और बड़ौत शाखा। और इन दोनों शाखाओं से रिलेटेड हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को न केवल याद करेंगे बल्कि उनको एक कहानी में समेटकर अपने दिमाग में परमानेंट करने की भी कोशिश करेंगे। और साथ में हम बड़ौत वाली शाखा को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा फिर एक और क्लास लेकर उसके अंदर जालोर या जालोर शाखा, जिसे उज्जैन शाखा भी बोल सकते हैं, या फिर जिसे अंत में कनौज शाखा बोल सकते हैं, उस शाखा के बारे में अलग से एक और क्लास रखेंगे। इन 2 क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा हो जाए और हमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी भी रहे। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा और उनकी वंशावलियों के बारे में देखते हैं, और उनकी काल अवधि के बारे में जो अप्रोक्सीमेट अनुमान हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम आता है, वो वाला हमारा मुख्य टॉपिक है, वो है अर्थ, क्योंकि कई बार गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड अर्थ के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला तथ्य है वो है गुर्जर प्रतिहार क्यों कहते हैं इन्हें। ये जो वंश है इसका नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा गया। प्रतिहार का क्या मतलब है, गुर्जर का क्या मतलब हुआ, और गुर्जर प्रतिहार पूरा जोड़कर क्यों बोला गया है। तो सबसे पहले इस वंश के जो राजा हैं अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। लक्ष्मण का वंशज जी क्यों, क्योंकि उनका दावा है कि जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने भगवान राम के महल की रक्षा की जब वो 14 साल के वनवास पर थे, तो उनके कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उन 14 साल की अवधि के दौरान एक दिन भी निंद्रा नहीं ली। वो परमानेंटली दिन रात जागकर भगवान राम और सीता की द्वारपाल के रूप में भूमिका निभा रहे थे, और उस समय उन्होंने इसी तरीके से द्वारपाल की भूमिका निभाई, हर छोटे बड़े खतरों से उनको बचाया था। तो इसी आधार पर वो अपने आप को प्रतिहार मानते हैं, और उस प्रतिहार का मतलब भी यही बना कि वो भारत की रक्षा करने के लिए हैं। भारत के द्वारपाल के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। उन्होंने भारत पर होने वाले बाह्य आक्रमणों से, अरबों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। इस दावे के साथ वो अपने आप को न केवल लक्ष्मण के अवतार मानते हैं जबकि खुद को द्वारपाल भी बताते हैं। यानी कि प्रतिहार का तो मतलब हुआ द्वारपाल, और द्वारपाल का मतलब है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले। और इतिहासकार भी ये मानते हैं कि जब भारत के अंदर पहले मौर्य काल के बाद में जो अंतिम प्रमुख वंश था वो था गुप्त काल। गुप्त काल के समाप्त होने के बाद में भारत धीरे धीरे राजनीतिक शून्यता की ओर बढ़ रहा था। उस परिस्थिति में राजपूत राजाओं ने भारत को एकता में बांटने का प्रयास किया था। उन्हीं राजपूत राजाओं में से एक वंश है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसने न केवल संपूर्ण आर्यवर्त में अपना शासन स्थापित किया, बल्कि इसने भारत की बाह्य आक्रमणकर्ताएं जैसे कि अरबी आक्रमणकर्ता थे उनसे भारत की रक्षा भी की है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वंश के बारे में पढ़ना हमारे लिए भी एक सामान्य नागरिक के रूप में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका मतलब निकल कर आया कि प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल, और ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, ये अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। क्लियर। अब इसका नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों रखा, और पहले प्रतिहार ये केवल भारत की रक्षा करते थे, और इसके साथ में इन्होंने भारत की जिस सीमा की रक्षा की थी वो वाली सीमा पश्चिमी सीमा है, क्योंकि भारत पर बाह्य आक्रमण अधिकांश पश्चिमी सीमा से हुए, तो इन्होंने अपने आप को पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में रखा है। दूसरा, इनके नाम के आगे एक शब्द और जुड़ा हुआ है, उसका नाम है गुर्जर। गुर्जर यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र है, और इस वंश के अधिकांश ये जो वंश पनपा था ये गुजरात वाली सीमा पर ही पनपा था। गुजरात के आसपास वाली यानी भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात और राजस्थान वाले इस इलाके में होने की वजह से इसका नाम रखा गया गुर्जर, यानी गुजरात के हैं, और प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल हैं, इसलिए इनका पूरा नाम बना गुर्जर प्रतिहार। तो हमसे कई बार पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार का सामान्य अर्थ क्या है, तो जवाब है द्वारपाल, और इन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा की थी। क्लियर। ये तो अर्थ बना। अर्थ के बाद दूसरा टॉपिक आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत हैं वो 2 शिलालेख हैं, और उन 2 शिलालेखों के नाम हैं, एक है मंडोर या जोधपुर का शिलालेख और दूसरा है गटियाला शिलालेख, ये भी जोधपुर का ही है। तो हमें
यही पूछा जाता है। अब शिलालेख भी ध्यान में रखना है कि जोधपुर या मंडोर जो शिलालेख हैं वो और गटियाला जो शिलालेख हैं इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो वो है गुर्जर पटियार वंश। और अगर पूछा जाए गुर्जर पटियार वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत मंडोर और गटियाला शिलालेख है। किसने बनाई ये तो जब राजाओं के नाम आएंगे तब देख लेंगे। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गुर्जर पटियार वंश का आदि पुरुष कौन है, तो गुर्जर पटियार वंश का आदि पुरुष है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर पटियार वंश की 3 शाखाएं बनी, यानी कि इन तीनों शाखाओं का अंतिम प्रमुख कौन है, हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र के जो बेटे थे उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर, वंशजों ने अलग अलग जगहों पर जाकर इसकी अलग अलग शाखाएं विकसित की थी। उन शाखाओं में गुर्जर पटियार वंश की 3 प्रमुख शाखाएं बनी हैं। हम मोस्टली इन दो के बारे में जानते होते हैं, मंडोर शाखा का नाम सुना हुआ होता है और दूसरा हमें जालोर या कनौज शाखा का नाम सुना हुआ होता है। बीच में एक और शाखा पनपी थी जिसका नाम था बड़ौच शाखा, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो पहली शाखा है मंडोर शाखा, किसने विकसित की, हरिश्चंद्र के बेटे रजिल ने। दूसरी शाखा है बड़ौच, बड़ौच शाखा किसने विकसित की, तो उसका नाम था हरिश्चंद्र के ही बेटे दद्द ने, इनका नाम दद्द है। और लास्ट इन तीसरी जो गुर्जर पटियार वंश की तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शाखा बनी थी, ये कहां पर पनपी, जालोर के अंदर या फिर उज्जैन के अंदर। इसी की अंतिम राजधानी बनी थी कनौज। आगे हम बात करेंगे कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक और सबसे लंबा चलने वाला युद्धों में से एक है कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो कनौज वाला त्रिपक्षीय संघर्ष है वो इस जालोर शाखा का है और इस जालोर शाखा के जो राजा बने उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। लेकिन ये हरिश्चंद्र के वंशजों में से हैं, जस्ट बेटे नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। यानी कि हरिश्चंद्र के 2 बेटों ने, तो एक ने मंडोर शाखा विकसित की, दूसरे ने बड़ौच शाखा विकसित की और उनके वंशजों में आगे जाकर किसी ने, जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम, इन नागभट्ट प्रथम ने जालोर शाखा विकसित की थी। यानी कि उस जालोर शाखा के प्रथम पुरुष हैं नागभट्ट प्रथम। बड़ौच वाले में दद्द और मंडोर वाले में रजिल, ये 3 राजाओं ने अलग अलग जगहों पर 3 शाखाएं विकसित की। अब हमें जब हम गुर्जर पटियार वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास के अंदर हमें इन 3 शाखाओं के बारे में डिटेल जानकारी लेनी होती है। तो हम हमारी क्लास शुरू करते हैं जिसका हमारा पहला पॉइंट है मंडोर शाखा। मंडोर शाखा किस तरीके से बनी, कैसे बनी, इनके जो वंशावली है, इनके कौन कौन राजा बने इस वंशावली में और इन राजाओं ने किस तरीके से हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इमेजिन कर लेते हैं कि हरिश्चंद्र नाम के, इतिहास में माना जाता है कि हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे और इन्होंने पहले एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने गलती से जोश जोश में एक क्षत्रिय महिला से विवाह कर लिया। यानी कि जो हरिश्चंद्र हैं इन्होंने 2 विवाह किए। तकरीबन हरिश्चंद्र जी का कार्यकाल देखा जाए तो कार्यकाल है इनका, कार्यकाल मतलब काल अवधि, इनकी काल अवधि मानी जाती है 545 से लेकर 60 तक मान सकते हैं। 545 से लेकर 60 तक की अवधि के दौरान ये इन्होंने गुर्जर पटियार वंश की स्थापना की थी और उस समय उन्होंने पहले तो खुद भी एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने की वजह से उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया, ये तो नॉर्मल विवाह था। फिर हो सकता है इनको प्रेम प्रसंग हो गया हो और उन्होंने गलती से एक क्षत्रिय महिला से प्रेम कर लिया। अब उनका नाम था भद्रा, नाम से ही भद्रकाली के समान थे। तो उन्होंने जब इनसे विवाह किया तो इनसे विवाह की वजह से इनके फिर टोटल 4 बच्चे हुए, 2 ब्राह्मण महिला से और 2 क्षत्रिय महिला से। अब ये जब चारों बेटे बड़े होने लगे तो क्षत्रिय महिला की, वो तो खुद छत्राणी होती है और छत्राणी के जो कहते हैं ना शेर का शेर ही होता है, तो यही दिक्कत इनके यहाँ हो गई कि जो खुद नाम से तो राजा थे, अब छत्राणी महिला को रखना है तो फिर क्षत्रियों के समान रहो। तो हरिश्चंद्र जी ने चलते चलते एक वंश की स्थापना कर दी और जिसका नाम पड़ा फिर गुर्जर पटियार वंश की स्थापना कर दी राजस्थान के अंदर तकरीबन 550 के आसपास। इस वंश की स्थापना होगी। ब्राह्मण महिला तो फिर भी वो तो विद्वान थे, तो अपने ज्ञान की भाषा में ही बिजी थे, विद्या में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और जबकि ये छत्राणी महिला थी तो इनको तो फिर क्षत्रिय वाला कीड़ा जागा हुआ था, इनको तो फिर शासन करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके लिए इनको शांत करने के लिए इन्होंने एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम पड़ा फिर पटियार वंश। ठीक है, फिर इनके जैसे शेर के शेर होते हैं वैसे ही इनके भी जो बच्चे पैदा हुए उनमें से तीसरा बेटा रजिल और चौथा बेटा दत्त, ये दोनों इस भद्रा महिला के जो भद्रा हैं इनके बेटे थे। जबकि 2 और बेटे थे जिनका नाम, एक का नाम था भोगफट, एक का नाम था कक।
ये ब्राह्मण महिला के वंशज थे, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो विद्या में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उनको तो शास्त्रों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। और वहीं रजिल और दद्द को शास्त्रों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो उनके अंदर का वो जो योद्धा था बार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। तो इसे शांत करने के लिए फिर इन्होंने जाकर पिताजी से बोला कि पिताजी, मामला सेट नहीं बैठ रहा है, मुझे शास्त्रों में कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, अब हम क्या करें? तो इन्होंने बोला जो तुम कर सकते वो करो। तो फिर रजिल ने अपने इन 3 भाइयों को साथ में लेकर जो उनके पास में एक क्षेत्र था जिसका नाम था मंडोर, उन्होंने जाकर मंडोर पर आक्रमण कर दिया और मंडोर को जीत लिया। मंडोर को जैसे जीता, पिताजी को आकर बोला हमने मंडोर जीत लिया, तो मंडोर जीत लिया तो बेटा जा वहां पर अपना शासन स्थापित कर। इस तरीके से हरिश्चंद्र जी की कहानी में आपको इतना ध्यान में रखना है कि हरिश्चंद्र जी आदि पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, इनके 4 बच्चे हैं, उन 4 में से 2 को छोड़ दीजिए, जो बचे हुए 2 बेटे हैं, एक का नाम है रजिल जो तीसरे नंबर पर आया और चौथे का नाम था दद्द, ये चौथे नंबर पर आए। इन दोनों बेटों ने बड़े वाले 2 भाई थे उनको भी साथ में लेकर मंडोर को जीता और मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। वंश की स्थापना होगी। वंश की स्थापना होने के बाद में अब हरिश्चंद्र जी ने 2 शादियां की और इनके 4 बेटे थे, यहीं तक हरिश्चंद्र जी का रोल था। उसके बाद आगे स्टार्टिंग होती है जो इस वंश की जो प्रथम पुरुष के रूप में माना जाता है, इनकी वंशावली जहां से शुरू होती है मंडोर शाखा की, तो हरिश्चंद्र जी से होती है, क्योंकि यही मंडोर शाखा के प्रथम पुरुष हैं और इन्होंने तकरीबन 560 से लेकर 590 तक मंडोर को अपनी राजधानी बनाई और यहां पर शासन किया। शासन करने के साथ ही इन्होंने मंडोर को फिर एक किले के रूप में किलेबंद किया, मंडोर किले का निर्माण करवाया, मंडोर में कई मंदिर भी बनवाई, क्योंकि इनके 2 भाई ब्राह्मण भी थे और उनका काम था भगवान की पूजा पाठ करना, तो उनको शांत करने के लिए मंदिरों का निर्माण भी करवाया और साथ में इन्होंने मंडोर किले को सुरक्षित करने के लिए किलेबंदियां भी की। और इस तरीके से इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की मूल रूप से मंडोर शाखा के मूल पुरुष बने और इन्होंने मंडोर को राजधानी बनाकर अपना कार्यकाल आगे बढ़ाया। तकरीबन 40 साल तक इन्होंने शासन किया और इनका शासन अच्छे खासा हष्टपुष्ट रूप से चलता रहा और वंश आगे बढ़ता गया और यहीं से ही मंडोर एक गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम और मूल शाखा बनी। मंडोर शाखा को गुर्जर प्रतिहारों की जड़ है ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहीं से फिर आगे आने वाली वंशावलियां शुरू होती है। तो इसके गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी और प्रमुख राजा कौन है? रजिल है। आदि पुरुष हरिश्चंद्र जी हैं, लेकिन मंडोर शाखा के आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको बोलेंगे? रजिल को बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मंडोर शाखा को, मंडोर को जीता था और अपनी राजधानी बनाई थी और ये इनका काम था। इनके बाद में इनके एक बेटे आए जिनका नाम था नरभट्ट और नरभट्ट ने तकरीबन 590 से लेकर 620 तक शासन किया। 590 से लेकर 620 तक शासन किया। इन्होंने कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन इन्होंने फिर मंडोर को जैसा था वैसा सुरक्षित रखा, यथावत रखा, ना आगे बढ़ने दिया ना ही इनको कमजोर होने दिया, लेकिन मंडोर को एकदम सुरक्षित रखा। इनका इतना ही योगदान था। इनके बाद नरभट्ट के बेटे हुए, उनका नाम था नागभट्ट और नागभट्ट ने तकरीबन 620 से लेकर 650 तक मंडोर पर शासन किया। मंडोर पर शासन करते करते जब मंडोर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया, सुरक्षित होने के बाद इनसे भी रहा नहीं गया। भाई जब सब कुछ सुरक्षित है तो फिर ये राजा होकर क्या करेंगे? ये वैसा ही था जैसे एक शेर को पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया, फिर उसके शेर होने का क्या फायदा? तो इनको भी ऐसी फीलिंग आई। फीलिंग आने के चक्कर में इन्होंने फिर मंडोर के आसपास के राज्यों को, क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। अब इन्होंने अजमेर वाले क्षेत्र को भी जीत लिया। जोधपुर इनके अधीन, अजमेर वाला क्षेत्र भी इनके अधीन। लेकिन अब जोधपुर से अजमेर वाले क्षेत्र पर शासन करना थोड़ा सा कठिन रह रहा था, तो इन्होंने अपनी यहां से राजधानी को उठाकर मेड़ता शिफ्ट किया ताकि दोनों क्षेत्रों का जो व्यापारिक केंद्र है मेड़ता को बनाया जाए। इसलिए इनके बारे में जो प्रमुख योगदान है वो हम इतना ध्यान में रखेंगे कि मंडोर शाखा की जो राजधानी है मेड़ता शिफ्ट की गई और मंडोर शाखा की राजधानी मेड़ता शिफ्ट करने वाले कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ये वो नागभट्ट नहीं है जो आगे जालोर शाखा की स्थापना करेंगे, तो कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए ध्यान में रखना। ये नागभट्ट प्रथम है, नरभट्ट के बेटे हैं या फिर रजिल के पोते हैं और इन्होंने मंडोर शाखा की राजधानी को मेड़ता शिफ्ट किया। हमसे अगर पूछा जाए वो गुर्जर पटियारों की मंडोर राजधानी किसने बनाई, जवाब होगा रजिल। और दूसरा क्वेश्चन कि मंडोर शाखा की राजधानी मेड़ता किसने शिफ्ट की, तो उसका जवाब होगा हमारा नागभट्ट प्रथम। ये रजिल के पोते हैं, अलग हैं, इनकी काल अवधि लगभग 620 से 650 के बीच की है और इन्होंने इस अवधि के दौरान मेड़ता को राजधानी बनाया। कारण क्या था मेड़ता को राजधानी बनाने का? कि मेड़ता
जोधपुर और अजमेर दोनों क्षेत्रों से जो व्यापार का प्रमुख केंद्र बन रहा था, तो इस व्यापार के केंद्र पर अपना नियंत्रण रखने के लिए, दूसरा इनके गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ रहा था, तो इसके सेंटर पॉइंट में इनको अपनी राजधानी रखनी थी, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी को उठाकर मेड़ता शिफ्ट कर दिया और मेड़ता के अंदर अपने किले का निर्माण करवाना और जो भी आवश्यक चीजें थी उन सभी की स्थापना फिर नागभट्ट ने ही करवाई है। तो मेड़ता नाम आते ही नागभट्ट का नाम आना चाहिए, मंडोर नाम आते ही नाम आना चाहिए हमें रजील का, रजील, मंडोर, नागभट्ट, मेड़ता। और इनकी ये अप्रोक्सीमेट काल अवधि है 620 से लेकर 650 की अवधि के दौरान। उसके बाद नागभट्ट के बेटे आए, उनका नाम था तात। अब जैसा हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि हरिश्चंद्र खुद भी एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण वाला इनके अंदर कहीं ना कहीं तो अंश बचा हुआ ही था। चतरानी के वंशज हुए लेकिन एक हिस्सा तो ब्राह्मण का भी था, तो इस चक्कर में फिर इनके वंश में एक दिक्कत आती है कि कई राजा चलते चलते फिर संन्यास ले लेते। उनकी शुरुआत होती है तात से। तात तकरीबन ये नागभट्ट के बेटे हैं और इन्होंने लगभग 650 में, बड़े बेटे थे तो इनका राज्याभिषेक हो गया 650 में। 650 में राज्याभिषेक हुआ और तकरीबन 20 साल तक इन्होंने शासन किया और 670 आते आते इनको लगने लग गया ये सब मोह माया है, और अगर मोह माया है तो फिर क्या करना चाहिए। इस मोह माया से ऊपर उठने के लिए इन्होंने यहीं पर संन्यास ले लिया और तात ने संन्यास ले लिया। जैसे ही तात ने संन्यास लिया, इनके एक और भाई थे जिनका नाम था भोज, और भोज ने फिर 670 से लेकर 690 तक शासन किया। इन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया क्योंकि संन्यास लेने वाला काम तात ने कर दिया था। तात और भोज दोनों नागभट्ट प्रथम के बेटे हैं। तात ने संन्यास लिया तब जाकर भोज राजा बने और भोज ने फिर 670 से लेकर 690 तक अपना काम किया था। भोज के बाद यशोवर्धन आए, यशोवर्धन के बाद चंदुक आए। इस तरीके से इनका वंश आगे बढ़ता गया। फिर चंदुक के बेटे आए सिलुक, और सिलुक ने एक काम किया था, इन्होंने फिर जैसलमेर के एक राजा थे देवराज बाटी, देवराज बाटी से वल प्रदेश कहते हैं जैसलमेर को, और जैसलमेर के वल प्रदेश के देवराज बाटी को सिलुक ने हराया था। तो ये सिलुक के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद सिलुक के बेटे आए जोट, जोट ने कुछ समय तक शासन किया फिर खुद ने संन्यास ले लिया। जोट के बाद उनके बेटे आए भिलादित्य, भिलादित्य ने भी कुछ समय शासन किया और उसके बाद इन्होंने भी संन्यास ले लिया। इनका वंश इस तरीके से आगे चलता रह गया। लेकिन भिलादित्य के फिर बेटे आए, उनका नाम था कक, और ये तकरीबन 803 से लेकर 835 तक राजा रहे। इनके बारे में ज्यादा सीरियस होगा, मतलब बीच में 3 साल तक उसके बाद यशोवर्धन आएंगे, यशोवर्धन के बाद चंदुक आएंगे, चंदुक के बाद सिलुक, सिलुक के बाद जोट, जोट के बाद भिलादित्य। इन्होंने लगभग 690 से लेकर 803 तक की अवधि तक 5 राजाओं ने शासन किया। इनके शासन के बाद कक आए, सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी राजाओं में से, क्योंकि यहां तक तो संन्यास वाला कीड़ा जगा हुआ था, तो बीच बीच में राजा संन्यास ले लेते थे। लेकिन फिर आए कक, कक तकरीबन 803 से लेकर 835 तक राजा रहे। अब ये जब राजा थे तो उस समय तक बाकी की जो शाखाएं थी ये भी काफी उन्नत हो चुकी थी। उनमें से सबसे प्रमुख थी जालोर शाखा। जालोर शाखा के जो राजा थे वो भी भारत के अन्य उत्तरी भारत वाले हिस्से में है। यहाँ पर इन्होंने अपना उज्जैन को राजधानी बना ली थी। उज्जैन के साथ इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू कर दिया था। जब वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष के दौरान एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं मुंगेर का युद्ध। तकरीबन 833 के आसपास की बात है, वहां पर एक मुंगेर का युद्ध हुआ। उस मुंगेर के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे जालोर शाखा के नागभट्ट सेकंड। और नागभट्ट सेकंड जब बंगाल के गोड़ शासक थे, पाल वंश था, पाल वंश के राजाओं के साथ में जब मुंगेर का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय नागभट्ट सेकंड की मदद करने के लिए जो कक थे, इन्होंने मुंगेर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। यानी कि मुंगेर के युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहारों में, उनका नाम था नागभट्ट सेकंड। है कौन, इनके बारे में अच्छी खासी चर्चा की जा सकती है, वो है जालोर वाला वंश। जालोर वाले वंश पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, जो मुंगेर का युद्ध था उसका नेतृत्व करने प्रतिहार वंश का कौन सा राजा जा रहा था, जालोर वाली शाखा का, उनका नाम था नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड की मदद करने के लिए कक खुद अपनी सेना लेकर वहां पर पहुंच गए थे और इस मुंगेर के युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान में रखना कक के बारे में। अब अगर मान लो कि हमारे सामने कोई स्टेटमेंट मिले एग्जाम के अंदर, जैसे फर्स्ट ग्रेड या आरएस जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज सेंटेंस आते हैं, उनमें अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ मिले कि जो मंडोर शाखा है वो गुर्जर प्रतिहारों की मूल शाखा है और इस मूल शाखा के जो राजा थे वो अन्य जो
गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलते थे, उनसे उनके साथ मदद भी करते थे, तो इसका जवाब होगा जी हाँ। और फिर आपको अगर एग्जाम्पल देना हो, जैसे कि आप आरएस मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कक ने मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट सेकंड की मदद की थी, ये उनका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको मेंस की राइटिंग के अंदर भी ऐसे जब एग्जाम्पल देने होते हैं तो इन तथ्यों को आपको चिपकाने की जरूरत होती है, ये ध्यान में रखना होता है। तो कक ने मुंगेर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। कक के फिर दो बेटे आए, एक का नाम था बाउक, दूसरे का नाम था कक्कू, दोनों ही कक के बेटे हैं। फिर जब बाउक राजा बने, तकरीबन 835 से लेकर 855 तक ये राजा रहे, 835 से लेकर 855 तक राजा रहे। जब बाउक राजा थे तो बाउक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने मंडोर शिलालेख की स्थापना करवाई थी। यानी मंडोर या जो जोधपुर का शिलालेख है, जिसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहारों के वंश के बारे में या इतिहास की जो राजनीतिक जानकारी है देने का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो प्रमुख स्रोत है मंडोर शिलालेख। और मंडोर शिलालेख किसने लिखवाया, तो जवाब होगा बाउक। बाउक ने अपने से पहले वाले यानी ककुक को छोड़कर बाकी सभी राजाओं के बारे में मंडोर शिलालेख के अंदर लिखवा रखा है। हरिश्चंद्र, रजिल, नरबट, नागबट, ताहत, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सिल्लुक, जोट, भिलादित्य, इन 12 राजाओं के बारे में, और कक और बाउक अपने स्वयं के बारे में, इन सभी 12 राजाओं के बारे में इन्होंने अपने मंडोर शिलालेख के अंदर, जिसे जोधपुर शिलालेख कहते हैं, इसके अंदर वंशावली दे रखी है। ये बाउक के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इन्होंने, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मंडोर शिलालेख लिखवाना। बाउक ने लिखवा दिया। 35 से 55 तक आते आते ये भी जाते रहे। इनके बाद इनका जो भाई था यानी कि कक का दूसरा बेटा, उसका नाम था ककुक, और मंडोर शाखा का रजिल के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बंदा है वो ये ककुक है, क्योंकि इनके बारे में हमें दो फैक्ट ज्यादा याद रखने पड़ते हैं, इसलिए हम इनको सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। एक तो रजिल है, ये आदि पुरुष है मंडोर शाखा के। दूसरी चीज, इन्होंने मंडोर को जो राजधानी बनाई। तीसरी चीज, मंडोर की किलेबंदी की थी। तो 3-4 बातें हमें रजिल के बारे में ध्यान में रखनी थी। वैसे ही हमें ध्यान में रखनी है ककुक के बारे में, क्योंकि ककुक ने जो काम किए उनमें पहला काम आता है जोधपुर के अंदर 2 जय स्तंभ स्थापित किए। पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक या फिर कुंभा से भी पहले किसने जय स्तंभों की स्थापना करवाई थी, तो वो थे ककुक। इन्होंने कहां पर करवाई, जोधपुर के अंदर। एक मंडोर में स्थापित किया, दूसरा ले जाकर घटियाला नामक स्थान पर स्थापित किया था। दूसरी चीज, घटियाला में उन्होंने एक शिलालेख लिखवाया था। हमने पहले पढ़ा था गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी का दूसरा प्रमुख स्रोत कौन सा है, वो है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख की स्थापना किसने करवाई, बाउक के भाई ककुक ने। कक का बेटे हैं 2, एक बाउक है, दूसरा ककुक है। बाउक मंडोर में शिलालेख लिखवा रहा है, जबकि शिलालेख घटियाला शिलालेख लिखवाया ककुक ने। ककुक ने फिर 2 स्तंभ भी स्थापित करवाई, उन 2 जय स्तंभ बोलते हैं। इन 2 जय स्तंभों की स्थापना, एक को घटियाला में स्थापित किया, दूसरे को ले जाकर मंडोर के आगे स्थापित किया। तो मंडोर के और घटियाला के जय स्तंभ किसने बनाए, ककुक ने। भारत में प्रारंभिक जो जय स्तंभ है, अशोक वालों को छोड़कर, राजस्थान की जो प्रारंभिक जय स्तंभ है या विजय स्तंभ है, कौन स्थापित कर रहा है, ककुक स्थापित करवा रहा है। नेक्स्ट, ककुक ने घटियाला के अंदर बाजार स्थापित करवाया, यानी हाट स्थापित करवाया, और रोहिंसकुप उस स्थान का नाम था जिसे हम घटियाला कहते हैं, इसका नाम रोहिंसकुप था। यहाँ पर इन्होंने बाजार स्थापित करवाया। बाजार स्थापित करवाने के साथ ही इन्होंने फिर वहां पर महाजनों को, ये जो बाजार में प्रमुख भागीदारी निभाने वाले जो लोग थे, उनको ले जाकर घटियाला में बसाया और वहां पर विजय स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाया था। तो ककुक के बारे में काफी 4-5 बातें होगी जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और यही थी इस वंशावली की, यानी कि मंडोर शाखा के प्रमुख राजा। 13 राजा हैं, और इनके बारे में 13 में से 2-3 को तो मैंने बीच में छोड़ दिया, तो वो उनमें कोई याद रखने वाली बात नहीं थी। तो अब रिवीजन करना हो तो पहली चीज, हरिश्चंद्र कौन है, आदि पुरुष हैं। कितनी शादियां, 2 शादियां। एक का नाम भद्रा, जो कि कौन थी, छत्राणी। छत्राणी के 2 बेटे, एक का नाम रजिल, दूसरे का नाम दत्त। जबकि हरिश्चंद्र के 4 बेटे, एक का नाम भोगभट, एक का नाम कक। ये हरिश्चंद्र थे। तकरीबन 545 से 560 तक राजा रहे। 4 बेटे, भोगभट, कक, रजिल और दत्त। जो रजिल है, रजिल ने मंडोर को राजधानी बनाई, मंडोर की किलेबंदी की, 590 तक शासन किया। उसके बाद आते हैं नरभट्ट। नरभट्ट ने 590 से लेकर 620 तक शासन किया, अपने मंडोर को मजबूत रखा। इनके बाद आए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने न केवल मंडोर को
मजबूत रखा, बल्कि इन्होंने मेड़ता को राजधानी भी स्थानांतरित कर दी। मेड़ता को अपने इस मंडोर शाखा की राजधानी बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट के बाद उनके बेटे आए तात। 20 साल शासन करने के बाद मन भर गया, संन्यास ले लिया। तात के बाद भोज आए, तकरीबन 20 साल शासन किया, काम चलता रहा। फिर भोज के बेटे आए यशोवर्धन, चंदुक, उसके बाद सिलुक, सिलुक के बेटे जोट, जोट के बाद भिलादित्य। इन जोट और भिलादित्य ने आगे जाकर संन्यास ले लिया था। भिलादित्य के बेटे आए, उनका नाम था कक। कक ने तकरीबन 1830 के आसपास जो मुंगेर का युद्ध हुआ, मुंगेर के युद्ध के अंदर अपनी भागीदारी दिखाई थी, यानी कि उन्होंने नागभट्ट सेकंड की मदद किसने की? कक ने की थी, मुंगेर के युद्ध में की थी। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कनौज से रिलेटेड त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसके अंदर इनकी भूमिका निभाता है। कक के बेटे पहले बेटे थे बाउक। बाउक ने मंडोर शिलालेख स्थापित करवाया था और ये इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत बनता है। फिर इनके बाद जो अंतिम राजा आए, उनका नाम था कक्कुक, और कक्कुक ने 2 जय स्तंभ बनाए घटियाला और मंडोर में। दूसरा, इन्होंने एक शिलालेख लिखवाया घटियाला में। घटियाला को बाजार में कन्वर्ट किया, वहां पर कुछ महाजनों को लाकर स्थापित भी किया था। ये सारी जानकारी हमें कक्कुक के बारे में ध्यान में रखनी है। और जय स्तंभ बनाने वाले ये राजस्थान के प्रथम राजा थे। तो ये था मंडोर शाखा और इनका एक रिवीजन। उसके बाद मंडोर शाखा में क्या हुआ, धीरे धीरे मंडोर शाखा के जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में हमारे पास जानकारियों के स्रोत बहुत कम है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था एक मंडोर शिलालेख है, दूसरा घटियाला। मंडोर वाला कौन था? बाउक। घटियाला वाला कक्कुक था। इन दोनों के बारे में तो खुद जब आए, इनका कार्यकाल समाप्त होते ही ये तो नहीं रहे। उसके बाद इनका जो राजवंश था धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारी आने की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ता गया। और मूर्णोत्तरसिंह के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इनकी टोटल 26 शाखाएं थी, यानी कि धीरे धीरे एक एक राजा आता गया, उसने एक छोटे से क्षेत्र में अपनी नई शाखा स्थापित कर ली। फिर दूसरा आया, उसके बेटों में से वो आगे विभाजित होता गया। जैसे हरिश्चंद्र के भी 2 बेटे बन रहे, एक मंडोर में शासन कर रहा है, दूसरा बड़ौत में कर रहा है। इस तरीके से इस शाखा के अलग अलग वंशजों ने अलग अलग जगहों पर जाकर शासन स्थापित किया। आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहारों की मूर्णोत्तरसिंह ने कितनी शाखाएं बताई, तो जवाब होगा हमारा 26 शाखाएं बताई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 26 शाखाएं ये वो शाखाएं हैं जो धीरे धीरे इनके वंशज छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर सामंत के रूप में भूमिका निभाते थे। जैसे इनके ऊपर वाले राजा पिता होते, जिनके कार्यकाल में ये सामंत बने थे या राजकुमार बनकर वहां पर रह रहे थे, जैसे ही राजा मरा तो उसने अपने आप को वहीं पर राजा घोषित कर दिया और वहां से नई शाखा स्थापित हो गई। तो इस तरीके से इनकी शाखाएं टूटती गई और धीरे धीरे ये जो मेड़ता वाला मंडोर वाला जो शाखा थी, ये धीरे धीरे संकुचित होती गई और तकरीबन 1395 आते आते इनके जो मंडोर शाखा वाली जो शाखा थी, इसमें जो शाखा बची थी उसका नाम था इंदा प्रतिहार। इंदा शाखा बची थी प्रतिहारों की, और इस इंदा शाखा ने अन्य आक्रमणों से परेशान होकर, क्योंकि आसपास राठौड़ भी आ गए थे, फिर दूसरी तरफ सिसोदिया वंश, इस तरीके से राजस्थान में कई नए वंश स्थापित हो गए थे, तो इनसे परेशान होकर उन्होंने अपनी जो राजधानी थी मंडोर, इस मंडोर को चुंडा जो राठौड़ थे उनको दहेज में दे दिया और दहेज में देकर अपने आप को आजाद कर लिया यहाँ से, यानी कि इस शाखा का फिर टोटली पतन हो गया। इंदा रानी उपणी हमर दियो मंडोवर चुंडा मुकुंद मांडियो दिया तो लियो किवाड़। इसका मतलब है कि पहली लाइन का इंदा रानी उपणी, यानी इंदाओं ने अपनी बेटी दी है आपको रानी बनाने के लिए, और दूसरी इंदाओं ने हमर दियो मंडोवर, यानी कि अपना जो मंडोर जो राजधानी थी वो भी आपको दे दिए हैं। चुंडा मुकुंद मांडियो, यानी कि चुंदा जी अगर आपने ये स्वीकार किया है दिया तो लियो किवाड़, तो ये हमारा ये जो किवाड़ है मंडोर का वो स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने बदले में जवाब दिया था कि आपको आगे से इंदाओं के इस उपकार को, यानी कि इंदारो उपकार कर्म कम धज कदे न बीसरे, यानी कि इंदाओं के इस उपकार को जो राठौड़ हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी कि राठौड़ों को फिर जैसे ही ये हमारा मंडोर मिला, मंडोर मिलते ही उनका तो वंश स्थापित हो गया और स्थायी रूप से चलने लग गया, और फिर मंडोर से इनकी राजधानी जोधपुर शिफ्ट हो गई और जोधपुर फिर राठौड़ों की आन बान शान बन गया था। और वहीं दूसरी तरफ थे ये जो इंदा शाखा वाले थे, प्रतिहार थे, इनका यहीं पर कार्यकाल समाप्त हो गया और इनके बाद में ये वाली शाखा समाप्त हो गई। दूसरी वाली शाखा बची जो ये थी जालोर वाली,
इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो उनका ये मंडोर शाखा पतित हो गई। और फिर अगर हम दूसरी एक और शाखा की बात करें वो थी बड़ौच शाखा। बड़ौच कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात के अंदर इन्होंने एक अलग शाखा स्थापित की थी। स्थापित करने वाले कौन थे? तो जो हमारे हरिश्चंद्र है उनके एक और बेटे थे, उनका नाम था, 4 बेटों में से अंतिम जो चौथा बेटा था दत्त, उसने कुछ समय तक मंडोर में रजिल के साथ काम किया। तकरीबन 570 आते आते वो उसने भी अपने आप को, क्योंकि वो क्षत्रिय था तो क्षत्रिय वाला खून था, तो उन्होंने फिर रजिल के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो दक्षिण में गए। दक्षिण में जाते जाते और जब नीचे उतर रहे थे तो तकरीबन वो गुजरात में जाकर वहीं पर रुक गए और गुजरात में उन्होंने अपनी एक नई शाखा स्थापित कर ली जिसका नाम दिया जाता है बड़ौच शाखा। और इस बड़ौच शाखा यहीं पर स्थापित हो गई। और बड़ौच शाखा स्थापित करने वाला कौन था? दत्त था, कह सकते हैं दत्त प्रथम। दत्त प्रथम ने बड़ौच शाखा स्थापित की और स्थापित करने के साथ ही यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की एक और शाखा विकसित हो गई, वो थी बड़ौच शाखा। इनकी फिर राजधानी बनी, वो थी नांदीपुर। नांदीपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, दत्त प्रथम थे। उसके बाद इस वंश के एक और राजा जो सर्वाधिक प्रमुख बने थे उनका नाम था प्रशांत राग दत्त सेकंड, यानी कि दत्त प्रथम वो थे। दत्त सेकंड जब राजा बने तो इन्होंने अपना नाम के आगे एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था प्रशांत राग। पर इनसे पहले एक जयबर्ट सेकंड नाम के भी राजा बने थे, तो उनमें कुछ भी ज्यादा खतरनाक चीज नहीं थी। जो खतरनाक चीज थी वो थी दत्त सेकंड में। दत्त सेकंड ने क्या किया था, उस समय उत्तरी भारत के जो सर्वाधिक प्रमुख राजा थे उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने वल्लभी नरेश दुर्गसेन सेकंड पर आक्रमण किया था। तो वो दुर्गसेन सेकंड जब भाग रहे थे तो उनको शरण देने वाले जो राजा थे वो थे दत्त सेकंड। तो दत्त सेकंड ने भारत के सर्वाधिक प्रतापी और प्रभावशाली राजा जिनका नाम था हर्षवर्धन के विरुद्ध में जाकर इन्होंने वल्लभी नरेश दुर्गसेन सेकंड को अपने यहाँ शरण दी थी। इसके लिए इनका नाम आज भी याद किया जाता है। यानी कि बड़ौच शाखाओं वालों में 2 ही राजाओं के बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। स्थापना किसने की? उनके नाम थे दत्त प्रथम। और इसके बाद जो दूसरे प्रतापी राजा बने उनका नाम था दत्त सेकंड, जिनके नाम के आगे लगता है प्रशांत राग। प्रशांत राग की इन्होंने उपाधि धारण की थी। और इस प्रशांत राग के ने जब उपाधि धारण की तो और कारण क्या था, इन्होंने क्यों उपाधि धारण की? तो जवाब है हर्षवर्धन, जो कि हमारे कुछ इतिहासकार तो इनको अंतिम हिंदू भारत के सम्राट माना जाता है। उनके विरुद्ध में वल्लभी नरेश दुर्गसेन सेकंड को इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। तो ये बड़ौच शाखा थी। इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं। अब यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने गुजरात वाले क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी नांदीपुर को, बड़ौच को, इसीलिए इनके नाम के आगे आता है गुर्जर, यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र इनके अधीन था। तो गुजरात और राजस्थान वाला ये जो क्षेत्र है जो कि पश्चिमी भारत की सीमा बनाता है, इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार ही रुके थे। इस तरीके से ये गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं थी। उसके बाद बचेगी जालोर शाखा या उज्जैन शाखा या फिर कनौज शाखा, जो एक ही शाखा के अलग अलग नाम है क्योंकि अलग अलग राजधानियां बनी थी। इनके बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती हो तो आप हमें आगे प्रसारित करें, लाइक करें, शेयर करें।